नमस्कार, दीप द नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत और वैश्वीकरण जो टॉपिक है, उसी टॉपिक के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, हम अध्ययन करेंगे वैश्वीकरण के प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम क्या हैं और उसके साथ ही बात करेंगे भारत पर इस वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं सांस्कृतिक प्रवाह के माध्यम। प्रवाह के माध्यम। ठीक है, सांस्कृतिक प्रवाह के माध्यम क्या है? अब इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की हमें आवश्यकता नहीं। माध्यम वही है जो वैश्वीकरण के प्रसार के माध्यम है, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, ईमेल, जीमेल, सोशल मीडिया, यातायात के साधन, ये सब इसके प्रवाह के माध्यम है। बात करते हैं हमारी बुक में जो टॉपिक दिए गए, सबसे पहला माध्यम बताया गया है इंटरनेट और मेल, ईमेल। इन दो माध्यमों से जो सांस्कृतिक प्रवाह है, जो विभिन्न संस्कृतियां और रीति रिवाज, उनका प्रवाह है, आसानी से दुनिया में फैल पाया है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है सूचना क्रांति, है ना। सूचना तकनीकी ने, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति ने सूचनाओं को जनतांत्रिक बना दिया है ना। पहले जो सूचनाएं आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी आसानी से, जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष, हमारे नेता, हमारे अधिकारी जो निर्णय ले लेते थे, वही अंतिम निर्णय होता था और जनता तक उस निर्णय की वास्तविकताएं पहुंच नहीं पाती थी। लेकिन आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की वजह से सूचनाएं ज्यादा जनतांत्रिक हो गई, जनता को सारी सूचनाएं, सारी खबरें आसानी से मिलने लग गई है। इस सूचना तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की वजह से सूचनाओं और विचारों, धारणाओं का आदान प्रदान ज्यादा आसानी से हो पाया है। अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इसने, इस सूचना क्रांति के जो विकास है, इसने एक डिजिटल विषमता को जन्म दिया है। यानी कि आर्थिक विषमता की तरह, सामाजिक विषमता की तरह एक डिजिटल विषमता ये राष्ट्रों के मध्य। जो राष्ट्र तकनीकी रूप से सक्षम है, आगे है, वो डिजिटली रूप से आगे रहे, उनके नागरिकों का जीवन स्तर ऊपर उठ गया। लेकिन जो तकनीकी डिजिटल रूप में जो सूचना क्रांति है, संचार क्रांति, इंटरनेट है, इसमें जो पीछे रह गए हैं, उनके नागरिकों का जीवन स्तर और राष्ट्रों का विकास भी पीछे रह गया है। हम देखते हैं कि जो विकासशील और अर्ध विकसित जो देश है, कई सारे विकासशील और अर्ध विकसित देशों में ये सूचना माध्यम होते हैं, उन पर राज्य का नियंत्रण देखने को मिलता है। सूचना माध्यमों पर राज्य का नियंत्रण क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते कि जनता उनका विरोध करे, उनके जो गलत नीतियां, उसके खिलाफ जनता में मैसेज जाए, और उसको रोकने के लिए वो समाचार चैनल, न्यूज चैनल, टीवी, अखबार, मीडिया, इन पर नियंत्रण रखते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पड़ोसी चीन का उदाहरण ले लें, वहां पर जो स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र मीडिया, इवन सोशल साइट्स भी अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट द्वारा प्रतिबंधित जो न्यूज चैनल है, अखबार है, सोशल मीडिया है, वही वहां पर अलाउ है। और लास्ट में देखते हैं सूचना माध्यमों पर नियंत्रण।
देखिए, सूचना माध्यमों पर नियंत्रण, कुछ जो पैसे वाले लोग हैं, हर एक देश में हम देखते हैं कि न्यूज चैनल, अखबार, ये सूचना माध्यम है, इन पर बड़े उद्योगपतियों, ज्यादा पूंजीपतियों, पैसे वालों का नियंत्रण होता है, जो सूचना को अपनी तरीके से मैनिपुलेट करके, फेर बदल करके, या इस प्रकार दिखा करके, यानी वही सूचनाएं दिखाई करके कि जो उनके लाभ की हो, वो दिखाने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल है, बड़े बड़े अखबार है, लेकिन इनके जो मालिक है वो बड़े पूंजीपति हैं। इस तरह से सूचना माध्यमों पर नियंत्रण करना अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के विरुद्ध है। बात करते हैं इसके आगे। देखिए, 2-3 जो इंटरनेशनल न्यूज चैनल है, आप उनका नाम ध्यान रख सकते हैं। इस सांस्कृतिक प्रवाह सूचना क्रांति में जो अंतरराष्ट्रीय प्रमुख चैनल है, CNN, BBC और अल जजीरा, जो हमारी बुक में नाम दिया गया है, ये 3 अंतरराष्ट्रीय प्रमुख न्यूज चैनल है, सांस्कृतिक प्रवाह में सहयोगी है। नाम ध्यान रख लीजिएगा, आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, इस बार 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इनके नाम ध्यान रख लीजिएगा। अब आते हैं हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस प्रश्न पर। भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव, इस वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1991 वो साल जब भारत ने उदारीकरण की शुरुआत की, और याद रखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 1991 ही वो ईयर था जिस साल शीत युद्ध का अंत होता है, सोवियत संघ का पतन हो जाता है, और अमेरिका और यानी पूंजीवादी गुट की विजय होती है, और उसके अनुकूल विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, विश्व की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो बदलती चली जाती है। तो भारत में ये इंपॉर्टेंट डेट है, समय है, ध्यान रखिएगा। जुलाई 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। देखिए, हम बात करते हैं उदारीकरण के बारे में, उदारवाद के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इस साल भी इस बुक के कुछ वीडियोस बनाए थे उदारवाद पर आधारित थे, तो वो भी आपने देखा होगा। फिर मैं समझा दूं उदारवाद क्या है। उदारवाद वह विचारधारा है जो राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप, कम से कम कार्य करने को अच्छा मानता है, क्योंकि इससे लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। आर्थिक उदारीकरण क्या करता है? आर्थिक उदारीकरण का मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, और राज्य को लोगों के भले और कल्याण के जो कार्य उनको छोड़ देना चाहिए, समाज को बाजार के भरोसे छोड़ देना चाहिए, पूंजीपतियों के भरोसे छोड़ देना चाहिए, राज्य इस मामले में हस्तक्षेप ना करे। तो हमने ये अहस्तक्षेपवादी राज्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी हमारे यहाँ पहले, मिश्रित कौन सी? हमने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को अपना रखा था। कुछ क्षेत्र ऐसे थे, कुछ उद्योग ऐसे थे जहां पर सरकारी नियंत्रण था पूर्णतया, और कुछ ऐसे थे जहां पर प्राइवेट क्षेत्र को भी छूट दी हुई थी, और कुछ ऐसे थे जहां दोनों, सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर के काम कर रहे थे। इस प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। वहां से हम उदारीकरण की तरफ बढ़े, यानी कि आर्थिक मामलों में सरकार की भूमिका कम करने की यहाँ से शुरुआत होती है। इंपोर्टेंट में बता देता हूं कि इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री जिनके सर पर सेहरा बनता है कि उन्होंने भारत में उदारीकरण शुरू किया, आर्थिक उदारीकरण, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री, इससे पूर्व वाले प्रधानमंत्री जी थे। ये उस समय वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। जुलाई 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत होती है। 1993 में हम रुपए को पूर्णतया परिवर्तनीय कर देते हैं,
दूसरी मुद्राओं से, अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं से रुपये को पूर्णतः परिवर्तनीय बना देते हैं 1993 में। और 30 दिसंबर 1994 भारत एक अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करता है जो मुक्त व्यापार से संबंधित समझौता है। और उस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संघ का सदस्य बन जाता है। कब बनता है? 1 जनवरी 1995 में। इसी दिन इस विश्व व्यापार संघ की स्थापना होती है और इसमें शामिल होने के लिए भारत हस्ताक्षर करता है अंतरराष्ट्रीय समझौते पर 30 दिसंबर 1994 को। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई 1991 में। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आगे बात करते हैं कि जो उदारीकरण की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा लाभ किसे मिलना था? सबसे ज्यादा लाभ मिलना था विकसित देशों, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त पूंजी भी थी जिसको वो दुनिया के किसी भी देश में निवेश कर सकते थे। और दूसरी बात है, उनके पास तकनीक भी थी जिससे उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी आती, उनके दाम कम होते। और इस वजह से इन विकसित देशों ने विकासशील और अर्ध विकसित देशों के मार्केट को हथियाने का प्रयास किया, उस पर कब्जा जमाने का प्रयास किया अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से। भारत भी उस समय विकासशील देश था, आज भी विकासशील देश ही है। और ऐसी स्थिति में इस वैश्वीकरण की चुनौती का सामना करने के लिए जो राष्ट्रीय सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है, उसको और ज्यादा शक्तियां देने की आवश्यकता महसूस हुई इस वैश्वीकरण की चुनौती का सामना करने के लिए। इस वजह से ये जो व्यवस्था है, वैश्वीकरण की चुनौतियां जो है वो केंद्रीकरण की मांग करती है। केंद्रीकरण की मांग यानी कि जो राष्ट्रीय सरकार है उसके पास शक्ति में बढ़ोतरी हो ताकि इन वैश्वीकरण की चुनौतियों का वो आसानी से समाधान कर सके। अब बात करते हैं जब केंद्रीकरण हम करेंगे और इस केंद्रीकरण में सरकार के ऊपर हम देखते हैं जो सरकार है, सरकार की जो स्वायत्तता है, राज्य की जो स्वायत्तता है, वो स्वायत्तता में कमी आती है, विशेष तौर से आर्थिक क्षेत्र में। क्यों कमी आती है? इसका कारण है अंतरराष्ट्रीय समझौते, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय समझौते आर्थिक क्षेत्र में राज्य की जो स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, उसको कम करता है। राज्य आर्थिक मामलों में, बाजार के मामलों में अपने आप को असहाय मानता है। और ऐसी स्थिति में जब राज्य की स्वायत्तता में कमी आती है तो अगली समस्या आ जाती है सरकार की या राज्य की वैधता का संकट। क्योंकि वैश्वीकरण की चुनौतियों का समाधान करने में एक तो सरकारें असफल होती है, दूसरी ओर उनकी आर्थिक क्षेत्र में सत्ता को ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां, उसके अलावा हिंदुस्तान लीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां चुनौती देती है, सरकारें इनके सामने असहाय महसूस करती है। साथ ही विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, आर्थिक मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं के जो नियम है वो हमें मानने पड़ते हैं। लोगों का जो जीवन स्तर है, सामाजिक सुरक्षा का के जो काम है उनमें रुकावटें आने लगती है। इस वजह से जनता का सरकार में विश्वास कम होता है, सहमति कम होती है और ये वैधता के संकट को जन्म देती है। और इस वैधता के संकट का समाधान करने के लिए जो राज्य है, जो भारत सरकार है, वो आंतरिक संप्रभुता
को बढ़ाने का प्रयास करती है और विकेंद्रीकरण को अपनाया जाता है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि स्थानीय स्वयं शासन की संस्थाएं, नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतों का गठन होता है, उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, उन्हें शक्तिशाली बनाया जाता है ताकि स्थानीय समस्याएं ये स्थानीय सरकार की जो संस्थाएं वो पूरी कर सके और सरकार में, शासन में जनता का विश्वास बना रह सके। इसके बाद अगली समस्या आती है कि नागरिक अगला समस्या आती है बड़ी संख्या में जो नागरिक संगठन है, इस वैश्वीकरण की वजह से नागरिक संगठनों में वृद्धि होती है और कई बार जो हमारे पड़ोसी मुल्क के शत्रु राष्ट्र हैं वो इस व्यवस्था का लाभ उठा करके, इस वैश्वीकरण की व्यवस्था का लाभ उठा करके इन नागरिक संगठनों को भारत के विरुद्ध प्रयोग में लेते हैं। अशांति फैलाने के लिए आंदोलन बड़ी मात्रा में होते हैं और इससे समाज में अशांति तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ लोकतंत्र का संचालन कर पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठन, स्वायत्त संगठन, नागरिक संगठन बनते हैं जो राज्य की सत्ता को चुनौती देते हैं। अब आगे बात करते हैं कि वैश्वीकरण का और भारतीय संघीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। पर प्रभाव देखिए, वैश्वीकरण की बात करते हैं तो वैश्वीकरण में हम बात करते हैं जो राष्ट्र, जो राज्य विकसित थे, संसाधन उनके पास ज्यादा था, जिनके पास पैसा था, तकनीक थे, वही इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में ज्यादा लाभ उठा पाते हैं। यही बात भारतीय संघीय प्रांतों के साथ भी होता है। भारत में जो राज्य विकसित थे उन्हें लाभ मिला इस वैश्वीकरण का। क्यों, कैसे लाभ मिला? उदाहरण के लिए जो राष्ट्र आगे थे, जहां पर बिजली, सड़क, पानी, सुरक्षा ये आसानी से उपलब्ध हो सकते थे, वहां पर जो विदेशी कंपनियां थी उन्होंने अपने फैक्ट्रियां लगाई, है ना, पूंजी निवेश किया, इससे वहां रोजगार बढ़ा, उनकी इनकम बढ़ी और उनका डेवलपमेंट बढ़ा। इससे वो अपनी जनता पर आसानी से खर्च कर सकते थे, जनता के जीवन स्तर को आसानी से सुधार सकते थे। तो जो विकसित राष्ट्र उनको तो राज्य थे देश के अंदर, उनको तो लाभ मिला, लेकिन जो कमजोर राज्य थे, जो अविकसित राज्य थे, अविकसित या पिछड़े राज्य, ये पिछड़े राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक आर्थिक अधिकार देने के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधन जुटाने में सक्षम नहीं थे और इस वजह से इन्हें केंद्र की मदद पर निर्भर रहना पड़ा। केंद्र इन्हें जो मदद देता था वो अपनी शर्तों पर देता है, विशेष तौर से जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें हो, और इस वजह से भारत में वित्तीय सहकारी संघवाद का विकास होता है। सहकारी यानी मिलकर के, वित्तीय सहकारी संघवाद, संघीय ढांचा जिसमें केंद्र राज्य संबंध है, उनके बीच में सहयोग के लिए वित्त जो है वो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अब राज्य सरकारों को चूंकि पैसा लेना है केंद्र से, इसलिए उनका एक तरफा वो विरोध नहीं कर सकती, उनका सपोर्ट करते हैं। साथ ही जो सौदेबाजी है राज्यों के आपस में और राज्य के केंद्र से सौदेबाजी, संघीय व्यवस्था में होती सौदेबाजी,
राज्य संघ से बार्गेन करते हैं कि हमें आप ये दीजिए, इसके बदले में आपको ये देंगे। तो इस सौदेबाजी में भी जो राज्य विकसित थे, जो आगे थे, वो ज्यादा लाभ की स्थिति में थे, वो ज्यादा अच्छे से बार्गेन कर सकते थे। लेकिन जो पिछड़े हुए राज्य, जिनका राजनीतिक और सामाजिक आधार कमजोर है, वो संघ में सौदेबाजी करने में भी पीछे रह गए। ये भारतीय संघीय व्यवस्था पर प्रमुख प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं इस वैश्वीकरण के। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।